दोस्तों ज्यामिति का टॉपिक चल रहा है और ज्यामिति के टॉपिक में हमने रेखा, बिंदु और त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। तो त्रिभुज के अंदर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में उनसे ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है और यह है सर्वांग समता। तो इस सर्वांग समता को समझेंगे। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, मैथ्स का फोबिया है, आसानी से आपको यह समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पास सर्वांग समता होती क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो सर्वांग समता का आप आसानी से मतलब समझ सकते हैं, समान आकार और समान आकृति, यह समझ सकते हैं। इसी से पता चलेगा हूबहू होना, यानी क्लोन होना, यानी जुड़वा होना। ये जब चीजें आती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। सिर्फ एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है, दो आकृतियों का आकार भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है, इसका मतलब क्या है, अगर दो जुड़वा बच्चे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक का नाक बड़ा है, एक का नाक थोड़ा छोटा है, तो वो सर्वांग सम नहीं माने जाएंगे। दोनों के नाक, दोनों के कान, दोनों की आंखें बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सेम साइज की होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सर्वांग सम होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जब कॉपी के पन्नों की बात करते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। कॉपी के पन्ने हमेशा क्या होते हैं, सर्वांग सम, एक जैसे होते हैं, तो इसलिए उनको अपन बोलते हैं सर्वांग सम। तो कोई भी दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो एक के ऊपर दूसरा रख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो सिर्फ आपको एक ही दिखेगा, क्योंकि दूसरा उसको ओवरलैप कर देगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह आपको ध्यान रखना है। ये चिन्ह होता है सर्वांग समता का, ये चिन्ह होता है सर्वांग समता का, जबकि समरूपता में ये चिन्ह आता है। तो इन दोनों चिन्हों में आपको अंतर समझना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अब सर्वांग समता में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उनकी जगह। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, ये हमें भी पता है। तो ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज में भी ये चीजें होती है। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके नाम के हिसाब से ही उनके कोण और उनकी भुजाएं बराबर होगी। जैसे यहां पर त्रिभुज ABC लिखा हुआ है और यहां पर त्रिभुज DEF लिखा हुआ है। ये दो त्रिभुज के नाम दे दिए और क्वेश्चन ने बोला कि ये सर्वांग सम है, तो क्या होगा। तो यहां पर ये जो A है वो इस D के बराबर होगा। इसलिए मैंने बोला जगह इंपॉर्टेंस है कि आप कौन सी जगह पर बैठकर पढ़ते हैं, यह भी इंपॉर्टेंस रखता है, और कौन से चैनल से जुड़े हुए हैं यह भी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको वर्कशीट्स चाहिए और हमारे ये ऐसे डिजिटल नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिएगा मैं क्या कह रहा था, यहां पर अगर फर्स्ट है A तो यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट D, ये आपस में बराबर होंगे अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है। इसी प्रकार से यहां पे लास्ट में C लिखा हुआ है और यहां लास्ट में F लिखा हुआ है, तो कोण E और कोण F बराबर होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ध्यान क्या रखना है, जो नाम दिया हुआ है वो नाम हूबहू याद रखिएगा, उसको ऐसा का ऐसा ही लेना है, आगे पीछे नहीं करना है, अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं लिखना है सर्वांग समता के अंदर। अब सर्वांग सम त्रिकोणों में, यानी यहां पे त्रिभुज में लिखना चाहिए था, सर्वांग सम जो भी त्रिभुज होते हैं उनमें सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक वर्ड यूज किया जा रहा है संगत। क्या यूज किया जा रहा है, संगत। अब संगत का मतलब क्या है, संगत का मतलब अभी मैंने नाम से बताया। जैसे यहां पे देखिएगा त्रिभुज मैंने लिखा है ABC, त्रिभुज लिखा है DEF, तो संगत का मतलब है जो इसका पहला वही इसका पहला। जैसे इसका पहला ये है तो इसका पहला ये होगा, इसका लास्ट ये है तो इसका लास्ट ये होगा, आपस में ये बराबर होंगे। अगर भुजाओं की बात करें तो मान लो जैसे भुजा AC, भुजा है AC, भुजा है हमारे पास AC, चलिए भुजा आ गई हमारे पास AC, तो यहां पर ये होगा DF के बराबर। तो ऐसे जब लेते हैं तो वो वर्ड आता है संगत सॉरी, वर्ड आता है संगत। तो संगत का ध्यान रखिएगा, जैसे नाम लिए हुए हैं उसी के क्रम में कोण और उसी के क्रम में भुजाएं बराबर होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से नियम लगते हैं। यह नियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है सर्वांग समता के नियम में और समरूपता के नियम में। तो चलिए देखते हैं सर्वांग समता के नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ट्रिपल एस।
ट्रिपल एस यानी कि भुजा भुजा और भुजा, तीनों भुजा बराबर। तो जब होगी भुजा बराबर तो त्रिभुज भी होगा सर्वांगसम। याद रखिएगा, तीनों की तीनों भुजाएं क्या आ जाए, बराबर आ जाए, समान आ जाए। दो त्रिभुजों में सभी भुजाएं अगर समान आ जाती है तो उस दोनों त्रिभुज को क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। फिर अपने पास आता है सास। सास याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगी। सास का मतलब SAS, साइड एंगल साइड। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, अगर दो भुजाएं हैं हमारे पास तो उनके बीच का कोण लेना है, उनके बीच का कोण लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, जैसे दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण है, जैसे यहां पे आप चित्र देख पा रहे होंगे, मैं इसको कलरफुल कर देता हूं। जैसे ये है दो भुजाएं और इनके बीच का कोण, ये वाला कोण, ऐसा अगर आता है तो वो सर्वांगसम होंगे। ऐसा नहीं हो कि ये दो भुजाएं तो ये थी और कोण आपने ये वाला ले लिया, ऐसा अगर हुआ तो ये नियम लागू नहीं होगा। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ही लेना है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी गलती होती है कि फॉर्मूला तो याद हो जाता है और ये पॉइंट भी याद हो जाता है, लेकिन इनको अप्लाई करना नहीं आता। अगर अप्लाई करना नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एग्जाम में। चलिए दूसरा देखते हैं, ASA यानी कोण भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, ये भी आपके सर्वांग समता का नियम है। इसमें क्या है, दो कोण होने चाहिए और उनके बीच की भुजा होनी चाहिए। जैसे ये दो कोण है और इनके बीच की भुजा, यानी जिस भुजा पर ये दोनों कोण है वो होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो वो क्या होता है, सर्वांग सम होता है। फिर आस, AA, दो कोण एक भुजा, दो कोण एक भुजा, ये दो कोण आ गए आपके पास और एक क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज का नियम बोलते हैं। और लास्ट आता है RHS, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि समकोण, कर्ण और एक भुजा। तो ये समकोण त्रिभुज में ही लगता है, ये केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, चित्र बता दिए हैं और पॉइंट्स बता दिए हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। चलिए अगली स्लाइड पर, यहां पर आपके पास सर्वांग समता में क्या बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज में, ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाओं की वजह से ये सर्वांग सम है, तीनों भुजाएं अगर समान है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। और अगर ये सर्वांग सम हुआ तो बाकी की सारी चीजें भी क्या होगी, संगत कोण, बाकी के भी सारे संगत कोण और जो भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जितने भी संगत कोण होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, यहां पर SAS में अभी मैंने डिस्कस किया था, भुजा कोण भुजा के अंदर क्या ध्यान रखिएगा, भुजा कोण भुजा के अंदर आपके पास जैसे ये दो त्रिभुज है, यहां पर अपन ले लेते हैं, ये नाम देता हूं मैं ABC, PQ और R। अगर मैं दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। इसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। तो ये दो भुजाएं आ गई तो इनके बीच का कोण जो ये येलो कलर का है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो बात करते हैं, AB किसके बराबर होगा, PQ के। BC किसके बराबर होगा, QR के। और कोण B बराबर हो जाएगा अपने पास कोण Q के। तो ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, तो इसका मतलब ये SAS रूल लग गया, और SAS रूल लगा तो इसका मतलब ये सर्वांग सम हो गया, और सर्वांग सम होते ही बाकी के सारे कोण और भुजाएं बराबर हो गई। ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सर्वांग समता को समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों कोण बराबर नहीं हुए और मान लो, जैसे मैं समझाता हूं आपको, यहां ये कोण है 40 डिग्री का और इस चित्र में यहां दे दिया कोण 40 डिग्री का, ये भुजा दे दी 7 सेंटीमीटर, ये भुजा दे दी 7 सेंटीमीटर, यहां हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर और इसको भी ले लिया 10 सेंटीमीटर। तो क्या अब इसमें SAS लग सकता है, तो आंसर होगा नहीं लग सकता,
क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण होना चाहिए। ये दो भुजाएं तो बराबर है, लेकिन ये जो कोण है वो इनके बीच का कोण नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते। चलते हैं आगे। अब ASA का मतलब है दो कोण और एक भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं नाम ले देता हूं इसको PQR, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। ये भुजा आपस में बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है, यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा इन दोनों ही त्रिभुजों में बराबर है। तो अगर ऐसा आता है तो एक कोण, ये दूसरा कोण और बीच की क्या है? भुजा। तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, इस नियम से ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। अब इसमें भी ये बात याद रखनी है, ऐसा नहीं हो कि दो कोण तो बराबर है लेकिन भुजा यहां आ गई, यहां आ गई। अगर ऐसा हुआ तो ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते। ध्यान रखने वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको नाम से ही काम लेना है। नाम अगर याद हुआ तो काम हो जाएगा, आपको चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है संगत अवयव बराबर होते हैं। अगर मैं बात करूं कि कोण B किसके इक्वल होगा, अगर मैं बोल दिया कोण B का मान 40 डिग्री है तो कोण Q का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत अवयव, संगत कोण, संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो कोण B है, यहां पर बीच में कोण B है, यहां पर कोण बीच में कौन है? Q, ये बराबर होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। इस प्रकार से बिना चित्र बनाए आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सर्वांग समता की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको रूल्स याद है तो बिना चित्र बनाए आप क्वेश्चन को करेंगे। चलते हैं आगे। अब है AAS, जब भुजा बीच में ना हो, जब भुजा बीच में ना हो तो अब क्या कर सकते हैं? यदि दो कोण बराबर हैं लेकिन बराबर भुजा उनके बीच की नहीं है तब भी सर्वांग सम हो सकते हैं। इसे कहते हैं ASA नियम की तरह ही विस्तार है। ASA में क्या था? कोण भुजा कोण, ASA कोण भुजा कोण। जबकि इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कोण कोण भुजा, दो कोण और उसकी अगली भुजा, ठीक है, बिना अंतर्गत वाली भुजा। ये चीज याद रखनी है, ये नियम इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है? अंतर्गत भुजा। अंतर्गत भुजा का मतलब क्या था? ये दो कोण थे और इनके बीच की भुजा है। अब हमारे पास ये दो कोण है, ये वाले दोनों कोण है, और इनके अंतर्गत कौन सी भुजा है? ये वाली ब्लैक वाली। ये नहीं होगी, ये येलो वाली। तो इसके अंदर आपको क्या समझने वाली बात है बता रहा हूं मैं, ये दोनों कोण है, एक्स और वाई कोण है, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई? भुजा आ गई, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या होता है? ये एक्स और वाई कोण है और इसके अंदर बीच की आती है ये भुजा। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, AAS और ASA ये दोनों में ही आपको याद रखना है कि किस प्रकार से चित्र बनते हैं और किस प्रकार से कोण लिए जाते हैं। अगर ये कोण आपको समझ में आ जाते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिएगा RHS का मतलब क्या है? यहां पे होगा 90 डिग्री, यहां पर होगा कर्ण और यहां पर होगी एक भुजा बराबर। जैसे यहां पे त्रिभुज दिया हुआ PQR और यहां पे त्रिभुज दे दिया आपको ABC, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? ये जो है कर्ण, इसमें इस तरफ का कर्ण और इस तरफ का कर्ण दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे, दोनों ही क्या होंगे? बराबर, ठीक है। रुकिएगा, कॉल आ रहा है एक, चलिए। अब यहां पर दोनों तरफ क्या आ रहा है? कर्ण, तो ये बराबर हो गया। फिर यहां पर दोनों में ही क्या आएगा? समकोण, यानी कि 90 डिग्री। दोनों में क्या आएगा? समकोण, इस तरफ भी और इस तरफ, दोनों में ही आ गया समकोण। फिर आपके पास तीसरी चीज आएगी भुजा, कोई भी एक भुजा हो सकती है। ये हमारे पास आ गई भुजा, इसमें भी आ गई ये भुजा। तो RHS का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री
हाइपोटेनियस और साइड, यानी कि कर्ण इसके अंदर होगा बराबर, एक कोण जो कि होगा समकोण, और एक साइड इसके अंदर बराबर होगी। जब भी ऐसा होता है, और ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कब होता है? जब समकोण त्रिभुज होता है। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। आगे चलते हैं। अब अगर अपने हमारे पास जो नियम पड़े हैं उनके अंदर से कोई भी नियम लगता है तो तीन पार्ट्स, या तो तीनों साइड्स होगी, या तीनों एंगल्स होंगे, या कोई दो साइड्स और एक एंगल होगा। इस टाइप के जब भी बराबर आते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? त्रिभुजों को सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम होते हैं तो बाय सीपीसीटी रूल से ये बाकी के सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था, इतना कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं। आपको डायरेक्ट याद रखना है सर्वांगसम त्रिभुज तो मतलब सब के सब बराबर, चाहे भुजा हो चाहे कोण। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा धोखा मिलता है बच्चों को अक्सर नाम में ही। परीक्षा के हॉल में आपको धोखा देते हैं ये नाम ट्रिपल ए और डबल एस और ए। अगर ये दोनों नाम मिलते हैं एग्जाम में ऑप्शन के अंदर तो इनसे बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है ट्रिपल ए नियम नहीं लगता सर्वांग समता में, यह लगता है समरूपता में। याद रखिएगा, अभी बता देता हूं मैं, यह समरूपता के अंदर लगता है लेकिन सर्वांग समता में नहीं लगता। इसी प्रकार से ये डबल एस ए जो रूल है वो यहां पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो यह चीज याद रखिएगा कि दो भुजाएं और एक कोण दे दे तो ये लागू नहीं हो सकता, सर्वांगसम नहीं हो सकते। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला था बिना चित्र बनाए आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, उसका रीजन क्या था अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर से एक बार कर लें। बिना चित्र को क्वेश्चन को कैसे करना है देखिएगा। नाम देखो, नाम पकड़ो और आंसर निकालना है, नाम पकड़ना आंसर निकालना है। पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा। यह चीज याद रखनी है। अगर मैं यहां पे देता हूं आपको कि भुजा बीसी किसके बराबर होगी, तो देखो बीसी यहां आ रही है तो यहां पर कौन है? वाई जेड, तो भुजा वाई जेड बराबर होगा, भुजा वाई जेड बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस नाम को याद कर लो, ये नाम ही आपको 13 देगा मैथ्स के पेपर में। ये नाम और इसको उठाने का मामला आपको याद रखना है कि किस प्रकार से इनको उठाना है। चलते हैं आगे। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन है ए बी और डी ई बराबर है, तो ये रहा आपके पास ए बी, ये रहा आपके पास डी। फिर क्वेश्चन ने बोला बी सी और ई एफ, ये बी सी और ये ई एफ बराबर है। क्वेश्चन ने बोला है एस ए एस नियम लगाने के लिए तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए। तो वैसे ये बच्चों का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है कि एस ए एस बोला तो इसका मतलब एक भुजा है, एक कोण है और एक वापस क्या है? भुजा है। तो ये जो कोण है वो भुजाओं के बीच का है, यानी ये वाला कोण, इसमें भी ये वाला कोण। तो एंगल जो बी है वो बराबर होना चाहिए एंगल ई के। ठीक है, एंगल बी और एंगल ई आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो ये चीज याद रखना है आपको, एंगल बी और एंगल ई बराबर होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब ये ध्यान रखिएगा, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको इतना लंबा सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर निकालेंगे फटाफट झटाझट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। क्या बोलती पब्लिक? सर्वांगसम। सर्वांगसम है, इसका मतलब ये आपस में जो एबीसी है वो एम एन वाई के इक्वल होगा। एम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एंगल ए के बराबर है, 72 आ गया। एन दिया हुआ है, एन किसके बराबर हो गया? एंगल बी के इक्वल, 55 डिग्री आ गया। अब आपको एंगल सी निकालना है, तो क्या निकालना है? सी निकालना है। सी निकालना है तो बहुत इजी हो गया, हमारे पास तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? हमने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है 72 डिग्री प्लस 55 डिग्री और सी आपको निकालना है, तो अब तो आप आसानी से कर सकते हैं। 180 में से माइनस कर देंगे 72 और 55 को, तो आंसर क्या आएगा? 53 डिग्री। क्या आएगा? 53 डिग्री। तो आपको सिंपल सा नाम उठाना है और क्वेश्चन को करना है।
कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन थे, और यहां पर हमारे पास क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, क्योंकि मैं सारे वीडियो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। पहले हम थ्योरी देख रहे हैं, उनके बाद में एक साथ सारे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपका रिवीजन आसानी से हो सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।